अगर सरकार ने हमारी इस गांव की समस्या को हल नहीं किया तो हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। नमस्कार, टुकटुकी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज हम आपको ले चलते हैं चिफलडी गांव की ओर, जहां आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चिफलडी गांव उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का हिस्सा है और धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में आता है। 19 अगस्त 2022 की रात चिफलडी गांव पर टूटी आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया। यहाँ कई मकान बह गए और जो दिख भी रहे हैं उनमें मलबा भर गया है। आजीविका के स्रोत खेतीबाड़ी खत्म हो गए हैं और पशुओं को बाढ़ बहा ले गई। आपदा के एक हफ्ते बाद भी पूरे इलाके में बिजली नहीं पहुंची है, इसलिए यहाँ की रातें डरावनी हो गई हैं। गांव के 5 परिवारों के 28 लोगों ने प्राइमरी स्कूल के 2 कमरों में शरण ली है, जहां गर्मी और उमस से हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को हो रही है, जिनमें 5 महीने का प्रिंस भी है। प्राइमरी स्कूल भवन में शरण लेने वाले लोग किस हालत में हैं, जानने के लिए टुकटुकी की टीम चिफलडी की ओर रवाना हो गई। देहरादून से चिफलडी को जोड़ने वाले पूरे रास्ते का हाल जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। पहाड़ से आ रहा ये खाला चिफलडी नदी तक पहुंचाता है। बड़े पत्थरों और बजरी के ढेरों पर पैरों को काफी संभाल कर रखना पड़ रहा था। पैरों के नीचे से बजरी खिसकने का डर बना था। ये खाला तबाही वाले दिन कितना रौद्र होगा, यहाँ बिखरे पड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस खाले के बहाव को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए बड़े पत्थरों की जालियां, पुस्ते सब कुछ तो तबाह हो गए। इस समय हम चिफलडी गांव के एक वैकल्पिक रास्ते पर हैं और ये रास्ता एक खाले से होकर आता है। इस खाले की स्थिति देख रहे हैं आप, यहाँ बड़े बड़े पेड़ उठे हुए हैं और बड़े बड़े चट्टाने से यहाँ आ रखी हैं, बड़े बड़े पत्थर यहाँ हैं और इस समय हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम सुरक्षित पहुँचें चिफलडी गांव तक। आगे मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मुझे नदी भी पार करनी है और हमारे साथ हैं गजेंद्र रमोला जी। गजेंद्र जी तो पहाड़ पर चलने के बड़े अभ्यस्त हैं। गजेंद्र जी को जानकारियाँ हैं कि कौन सा पैर कब रखना है, कितना पैरों को जमा कर रखना है, कैसे नदियों को, घाट गदेरों को पार करना है। मैं अभी गजेंद्र जी से सीख रहा हूँ और कोशिश है कि मैं चिफलडी तक पहुँचूँगा और आपके सामने वहाँ का जो तस्वीरें हैं, वहाँ की जो दिक्कतें हैं, वहाँ की जो चुनौती हैं, उसको आपके सामने लाने की। ये यहाँ पे हमारा मकान था, अभी पता नहीं, जहाँ एक पेड़ लग रहा है। जी जी, क्यारियाँ थी, 2 मंजिला मकान था, तो 2 कमरे नीचे 2 ऊपर थे, वो भी साफ। कहाँ पर था आपका? ये वाला तो ये पेड़ दिखा, हाँ, हाँ। बिजली का पोल दिखा जहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, सट उसी के सट के था। मकान पूरा पूरा गए। पूरा साहब। नदी से कुछ ऊंचाई पर धान के खेत लहला रहे हैं, पर जैसे ही नदी के पास जाने के लिए नीचे उतरते हैं तो कितनी भयावह थी साफ पता चलता है। इन दिनों नदी में पहले की तरह ज्यादा पानी नहीं है, इसलिए इसको पैदल पार कर सकते हैं, ऐसा ग्रामीण कमल सिंह का मानना है। कमल सिंह चिफलडी ग्वालडांडा के ही रहने वाले हैं और हमें नदी पार करने में सहयोग करते हैं। हमारे हिसाब से नदी को इस समय पार करने का जोखिम नहीं उठाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक पुल था। ये चिफलडी में ये पड़ता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल था, वो 23 सालों से वो पुल था और ये पुल यहाँ इस गांव को जोड़ने वाला था। आज इसकी कनेक्टिविटी सारी कट चुकी, इस क्षेत्र की कट चुकी है। यहाँ से एक पुल इस तरफ नीचे गिरा तोले काटल में और यहाँ ऊपर भी एक पुल और होता है। 3 पुल उस रात इस आपदा की भेंट चढ़े और पुल तो गए, लेकिन उन पुलों से हमारे जो घर की तरफ नदी का जो वेग बना है और जो नाले आए हैं, उनसे ये 15 परिवार, जो 15 घर हैं, वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ये पूरा
ये पूरा जो ये पुल का एक 20 फीट 15 फीट ऊंचा पुल था, यहाँ से इसकी ऊंचाई में पूरी ये सिंचित भूमि थी, जिससे लोग अपनी आजीविका अपना पालन पोषण करते थे। ये पूरा इसमें धान, गेहूं, अदरक और ऐसी सभी नकदी फसलें इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरी बेल्ट में हुआ करती थी, जो आज नदी ने अपने आगोश में ली। तारीख को रात को साहब बारिश हुई और अभी तक तो मैं इतने हमारी इतनी उम्र गई, इतना फ्लैट कभी नहीं आया, जीवन भर नहीं आया। और वो देखो वहाँ वो पहाड़ देखो, पर जहाँ वो पहाड़ देखो, उस पहाड़ के नीचे कटाव लग गया, उस पहाड़ के नीचे कटाव लगने से यहाँ 15 परिवार में जो है जनहानि होने की मुसीबत है। ये लोग सरकार, अगर हम इस बात नहीं कहेंगे तो बाद में कहेंगे, सरकार कहेगी कि साहब तुमने पहले अवगत क्यों नहीं कराया। इसलिए अवगत कराना, सरकार अवगत कराना चाहते हैं कि वो पहाड़ की जाँच हो पहले, वहाँ वो लूज हो गया बिल्कुल, और इतने परिवार यहाँ अस्थगित हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा। ये कह रहे हैं कि गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ का विस्थापन हो जाना चाहिए। विस्थापन जब देखा विस्थापन होगा, जब वहाँ के पहाड़ आएगा, सब आदमी परिवार चल जाएंगे, मकान चलेंगे, जमीन चल जाएगी, तो कहाँ जाएंगे फिर, वो विस्थापन करना पड़ेगा। आप इसके विस्थापन की मांग करते हैं? हाँ, विस्थापन वहाँ क्यों नहीं करते हैं। हमारे तो सारे परिवार हमारे हैं वहाँ, सब अपने परिवार, सारा गाँव हमारा है, पूरा गाँव इतने प्लेट जो है सब हमारा है। हम एक परिवार है पवार वंश का। यहाँ 150 मीटर नीचे थी नदी, अब ये लोग जो आ जाएगा ना, वो कहेगा नदी ऐसी थी, तुमने घर क्यों बनाए, जमीन क्यों बनाई। आज जो अधिकारी आएगा, जो भी आएगा, वो कहेगा साहब तुमने बनाया क्यों यहाँ। 150 मीटर नीचे थी गड्ढे में नदी, और आज किसी को पता नहीं। आज तो यह है कि वो नदी ऊपर थी। अच्छा, इसमें बाबूजी जो नदी इतना वेग आ गया, क्या कारण समझ में आ रहा है? फ्लैट आ गई, पहाड़ गिरे ऊपर से, पहाड़ गिरे, चट्टानें गिरी, सारे जंगल का इतना देखो कितने लक्कड़ डंगर आए हुए हैं। ये तो पहाड़ से तो आए सारे फ्लैट, और सारे परिवार आज बेघर हो गए। और आने वाले समय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो पहाड़ गिर गया तो 20-25 परिवार खत्म हो जाएंगे, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हम आज बोल रहे हैं, कल को हम कहेंगे तो आप कहोगे कि तुमने कल क्यों नहीं बताया। हमारे पत्रकार गए थे वहाँ, हमारे अधिकारी गए थे, बताया क्यों नहीं, इसलिए आज बता रहे हैं। और अगर ये काम सही नहीं हुआ तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। अगर सरकार ने हमारी इस गांव की समस्या को हल नहीं किया तो हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। खड़ा देख रहे हैं, ये गदेरा है, और गांव के लोगों का कहना है कि ये जो है पहले ऐसा नहीं था, इसमें इतना पानी नहीं आता था। इस आपदा में इसमें बहुत पानी आया है, और ये पानी जो है, ये रास्ता इसका मुड़ रहा है, और ये देखिएगा कि नीचे जो है ये शोभन सिंह जी के परिवार, जो शोभन सिंह जी का घर है, उसको हिट कर रहा है ये पानी। शोभन सिंह जी का घर जो है इस समय खतरे की जद में है। शोभन जी, जब बाढ़ आई, आपदा आई, तो उस समय आप कहाँ थे? सर उस टाइम हमें जितने 5-4 परिवार यहाँ पे थे, सारे बच्चे लोग सब इकट्ठे करके इस पहाड़ के नीचे चले गए थे। इस पहाड़ी के नीचे ना यहाँ बिताई, यहाँ भी जब ऊपर से फ्लड आ गया, पहाड़ टूट गया, तो यहाँ भी मलबा आना शुरू हो गया। उसके बाद से जंगल से होते हुए कोई लाइट नहीं, कोई पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मेरी वाइफ की स्वयं हाथ में चोट लगी है। इस जंगल से निकलते हुए हम स्कूल के फील्ड में गए। राशन पत्ता जो हमारा साल भर का कोटा होता था, राशन पत्ता सब खत्म है, सड़के, कपड़े खत्म, जेवर पत्ते घर के खत्म, सब चीज़ खत्म है। बता ये हरियाली लाल लगी थी। जो बेटे की जो मृत्यु हुई है उसका बड़ा दुख हुआ हम लोगों को, बड़ा। अब तो बहुत ही स्थिति यह है, वो अपनी बहन के घर में गया, बहन के घर में उस दिन बर्थडे था, और वैसे भी गाय ली उन्होंने एक यहाँ से, वो अपनी गाड़ी लेकर के वो चले गए वहाँ कि मैं छोड़ आऊँ। उन्होंने भी कहा हमारे दवाने के चलो जाइए उधर घूम के आएंगे। अब मैंने कहा जा रहा है तो जाने तो रोज़ जाते आते थे। अब हमें ये इतना ज्ञान थोड़ी नहीं था कि आज ये मृत्यु इसको बुला रही, यहाँ रोक लेते घर में। वो स्कूल में पहुँच गया, उस स्कूल में पहुँचा तब तक यहाँ से बिल्कुल तालाब, मतलब ये बन गया समुद्र टाइप में हो गया। इस समय हम लोग तोलिया काटल ग्राम सभा के स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल है, और चिफलडी जो गांव है वो इसी ग्राम सभा का हिस्सा है। चिफलडी ग्राम सभा में
हम लोग देखा कि घर तहस नहस हो गए हैं और ऐसा लगा कि पूरा गांव बर्बाद हो गया है, पूरा गांव ख़त्म हो गया है, खेती ख़त्म हो गई है, आजीविका का जो स्रोत है वो ख़त्म हो गया है। परिवारों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो सबको प्राइमरी स्कूल के भवन में शरण लेनी पड़ी। और ये 7 दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ पर, और आप लोगों के पास ना तो यहाँ तो बिजली की व्यवस्था है और सब लोग यहाँ बड़ी दिक्कत में हैं। ये भी जानकारी मिली है कि कपड़े भी नहीं हैं। तो मैं गीता जी से बात कर रहा हूँ। गीता जी सेरा गांव से आई हैं अपनी माता जी से मिलने। आपका ये मायका है और सेरा गांव में आपकी ससुराल है। गीता, कितना किलोमीटर चलकर आप आए हो? 15 किलोमीटर। उसी दिन सुबह को मिल गई थी कि उनका घर बह गया है, तो हम लोगों को आने का रास्ता नहीं था। उनके बाद उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई खाने पीने का रास्ता भी कुछ भी नहीं बचा। हम घर से बेघर हो गए हैं। 12-1 बजे रात हो गए थे। छोटे छोटे बच्चे भी छूट गए, वो पानी में लेके गए हम। बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी इनके लिए। तो अभी आपकी जो माता जी हैं बिमला देवी जी, बिमला जी मुझे जरा वो घटना का बताइएगा कि वो जो हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, घर बर्बाद हो गए हैं, लोग जान बचाकर लोग जो हैं ऊपर पहाड़ियों की तरफ दौड़े हैं, और उस समय आप भी रात के 12 साढ़े 12 बजे की घटना थी शायद ये। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे 11 बजे सो रहे थे। हमने देखा, हम जागे हुए थे सब, हमने देखा कि पानी बढ़ता जा रहा है। जब 12 ठीक 12:30 बजे की बात हुई, जब पानी आगे आ गया तो हम अपने बच्चे लेके भागे वहाँ से। जब तक हम यहाँ आए तब तक खाला भी इतना आ गया था, और वहाँ से हम भागे। तब हमने कुछ नहीं देखा सर, उसमें पता नहीं क्या हो रहा था वहाँ नीचे, क्या नहीं हो रहा था। तब तक तो बहुत सुनाई दे रहा था वहाँ। तब हम वापस जाने को करे थे, पर वापस नहीं जा पाए, वहाँ से नहीं जा पाए। हमारा सब चीज़ बह गया। मेरे 3 भाइयों का गहना भी बह गया। 3 भाइयों का कुछ भी नहीं बचा, कपड़े नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा। राशन पानी, हमारी 23 बकरी थी, 1 भैंस थी, एक उसी की बच्चा था भैंस का, 2 बैल थे, 1 गाय थी, वो भी सब बह गया। हमने कुछ नहीं बचा पाए, बस हमने बच्चे बचाए और कुछ नहीं बचाए। जो जैसा आपको तो यहाँ बहुत साल हो गए होंगे इस गांव में रहते हुए, तो क्या आपको लगता है कि पहले भी कभी इस तरह की आपदा आई? नहीं सर, हमने कभी नहीं देखी ऐसे। हमने इतनी साल की 52-53 साल की उम्र होगी हमारी, हमने कभी नहीं देखी यहाँ नदी आए ना सर। हमें तो ऐसा, हम सरकार जो कहीं दे दे मकान बनाने के लिए जगह दे दे, हम तो यहाँ कैसे रह पाएंगे सर? बताओ, जब यहाँ नदी आएगी तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? हमें तो डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है यहाँ से देख के। अब यहाँ हमें यही सरकार से यही हुआ है कि हमें कहीं ज़मीन की दे दे और कहीं मकान बनाने के लिए जगह दे दे हमें। ये कि बच्चे बच गए हैं हम लोगों के सबके। इनका छोटा बच्चा है, हम यहीं रह रहे हैं 5-6 दिन से। तो हमें ही पता है सर, जो परिवार 15-20 आदमियों के लिए वहाँ 10 कमरे थे, इनके 10 कमरों में सब अलग अलग रहते थे, वो आज 25 लोग हम जेंट्स और महिलाएं अलग अलग इन 2 स्कूलों के कमरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बस हमें पता है सर, छोटे बच्चों के साथ कैसे ये रात भर बैठ के यहाँ पे ना कोई पानी है ना बिजली है, तो फुर्ती से भागे। अब मैं, ये दादी हैं, इनके जो हैं शरीर के हिसाब से तेज चल पाई। मेरे पास भी छोटा बच्चा था, तो उस दिन तबीयत खराब थी, तो हम हाँफने लगे, हमसे चला नहीं गया। लास्ट में हमने बच्चे बस पकड़े रखे, बस पीछे पीछे वैसे खींचते रहे। हम गोद में भी नहीं ला पाए उन बच्चों को, पर चलते गए साथ में, वैसे ही बच्चों को लाए। सर हमने तो कुछ नहीं सोचा उस टाइम। हमने अपने बच्चे उठाए, हम अपने बच्चों को लेकर पानी में आ गए ऊपर। हमने उस टाइम कुछ भी नहीं सोचा, अब सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा कि हम अपने बच्चे बचा पाए। बाकी हमारा कुछ नहीं बचा सर, बस यही बच्चा बचा पाए हम, और कुछ नहीं हमारे पास सर। और क्या, गाय भैंस बैल बकरी कुछ भी नहीं बची हमारी, और हम कुछ नहीं कर पाए। तब तक पानी बहुत बढ़ चुका था, नीचे जाने की हमने सोची भी नहीं। फिर जब हमारे बच्चे ऊपर आ गए तो हम क्या करते सर, हम कुछ नहीं कर पाए। अब क्या करते, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बस यही हम 2-4 लोग, 25 लोग हैं हम यहीं पर, हम यही बच पाए बस, और हम कुछ नहीं कर पाए। इनमें से सबसे छोटा बच्चा मेरा था, तो सर हमने सबसे पहले इसको ही उठाया घर से पहले हमने देखा बारिश रुकेगी, अब रुकेगी, बारिश तो रुकी नहीं सर, तो हमने बच्चा उठाया। मेरी बड़ी दीदी है मेरे से, उन्होंने उठाया मेरा बच्चा, बस हम सबसे पहले हम ही भागे। फिर हमारे पीछे ये भी आए, ये लोग भी आए, मम्मी लोग भी आए, पापा लोग भी आए, सब सर स्कूल में आ गए हम। बस इसके बाद सर यहाँ देखो कोई भी व्यवस्था नहीं है घर में। बच्चा कितना रात को परेशान करता है सबको। जहाँ हम एक कमरे में थे, अब इतने लोग एडजस्ट हो रखे इस कमरे में, 25 लोग हैं हम, ऐसे एडजस्ट हो रखे सर। हम तो अब बस क्या कहना, अब तो बहुत परेशान कर दिया, बहुत परेशानी झेल रहे सर। हमारे सामने हम तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे, अब हम तो यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते जब तक व्यवस्था नहीं हुई, हम तो यहीं रहेंगे। अब बच्चा है, बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? अगर इसे कुछ दिक्कत परेशानी कुछ भी हो गई बच्चों को, तो हम कहाँ ले जाएंगे सर? डॉक्टर आए थे, उन्होंने चेकअप किया सब लोगों का? हाँ जी। तो बच्चे का चेकअप, सबका चेकअप कर रहे हैं? हाँ जी। सरकार से आप क्या चाहते हैं बेटा कि क्या होना चाहिए अब?
सर हम यही चाहते हैं कि हमें रहने के लिए जगह मिल जाए, कहीं व्यवस्था हो जाए अच्छे से, हमारे बच्चों का पालन पोषण हम यही चाहते हैं सर। हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया नीचे कि वहाँ क्या हो रहा है सर। जब हम स्कूल में आ गए थे तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हमने तो सुबह देखा सर नीचे कि क्या क्या हो गया, जब रात खुल गई सुबह को, रात को तो कुछ भी नहीं दिखा सर वहाँ। यहाँ पर रात को कोई डर तो नहीं है किसी जानवर का या ऐसा कुछ डर तो नहीं है जी? जी डर है सर, यहाँ वही डर है वगैरह का डर है यहाँ। अब कैसे हम छोटे छोटे बच्चे रहेंगे इस अंधेरे में जब यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। हम तो बच्चों को रोक रोक के, हमारे बच्चे तो रह भी नहीं रहे, यहाँ सीधे बाहर जा रहे हैं और बच्चों को पकड़ पकड़ के हम अंदर ला रहे हैं। यहाँ वगैरह का डर भी है सर। अच्छा, गर्मी है खूब यहाँ? हाँ बहुत ज़्यादा सर, बच्चे तो रह भी नहीं पा रहे यहाँ। ये तो बिल्कुल नहीं रहता सर, रात भर रोता रहता है सर। यहाँ महिलाओं को रात में भी डर है क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के उस तरफ यहाँ की रसोई है और हम लोग खाना बनाते हैं। जब तक रोशनी तो कुछ नहीं है यहाँ, लाइट वगैरह, पर जब तक उजाला रहता है शाम को हम लोगों को डर लगता है। हम जो महिलाएं 2-3 यहाँ पे जो व्यवस्था मतलब जो किट मिली है उसके हिसाब से जो खाना पकाते भी हैं सबके लिए, तो हमें वहाँ पे रोटी बनाते हुए डर लगता है। अगर वहाँ पे कोई जेंट्स हमारे साथ खड़ा है या वहाँ पे बैठे हुए हैं साथ के, तो ही हम खाना पकाते हैं, नहीं तो हम उनके पीछे यहीं इस कमरे में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले से ही भालू का डर है, जो कि हम पहले यहाँ स्कूल में जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे तो अचानक ही एक बार दिन में भालू लोगों ने टीचर ने देखा। उस दौरान भी बच्चों को कई दिन तक खतरा रहा, बच्चे अंदर ही रहे दिन भर। ओम प्रकाश जी, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। आप ये बताइएगा कि आपकी जो बातचीत चल रही है प्रशासन से, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन में वो लोग जो हैं वहाँ से विस्थापित हो पाएंगे, सही तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुँच पाएंगे, जो लोग इस समय प्राइमरी स्कूल में रह रहे हैं? सर इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि आज 19-20 तारीख की रात को यह दैविक आपदा आई थी और जिस प्रकार से आपदा आई है, ऐसी भीषण आपदा हमारी इस पंचायत के जो जितने भी लोग आज जीवित हैं उन्होंने कभी अपने इस कालखंड में देखा नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये कह नहीं सकते क्योंकि आज 7 और 8 दिन हो गए अभी तक इन लोगों के घर के लिए या टेंट वेंट की व्यवस्था, उनको घर आगे जो स्कूल में रह रहे हैं 5 परिवार 25 लोग वहाँ पर हैं। आप कल्पना कीजिए कि 2 कमरे हैं और 2 कमरों में हस्बैंड वाइफ, छोटे से नवजात शिशु हैं, 1.5 साल का 5 साल का बच्चा है। उन लोगों के लिए वहाँ पर रहना कितना मुश्किल है, ये मैं जब कल स्वयं यहाँ पर आया, मैं अभी यहाँ से कैजुअलिटीज़ हुई थी हमारी रिलेशनशिप में PPCL में, तो मैं वहाँ गया हुआ था और कल उनका शव बरामद हुआ है। तो उसके बाद हम लोग कल रात 1:30 बजे यहाँ पहुँचे। आप कल्पना कीजिए जिस नदी को पार करके आप आए हैं, क्या रात 12 बजे अगर यहाँ उस टाइम भी बरसात होती तो हम लोग घर नहीं पहुँच पाते। ऐसा क्षेत्र में ऐसी कल्पना कर पाना कि प्रशासन कब यहाँ पहुँचेगा और कब स्कूल से इन लोगों को दूसरी सेफ जगह पर इनके लिए घर की क्या व्यवस्था होगी, इनके लिए यहाँ कब बिजली होगी, कब पानी होगा। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। मेरी लगातार माननीय विधायक जी से, CDO साहब से, DM साहब से लगातार बात हो रही है और हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों का जल्दी से जल्दी यहाँ से स्कूल से कहीं सेफ जगह पर उनको कहीं घर की व्यवस्था हो। मैंने विशेष रूप से एक BDC की बैठक अभी कल परसों हुई थी कुमारडा में, वहाँ पर मैंने एक पूरी PDF फाइल बना करके माननीय मंत्री गणेश जोशी को इस आशय से प्रेषित की है कि वो लोग सरकार में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व और प्रभाव है और अभी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है, तो इन लोगों के लिए उचित विस्थापन हो या यहाँ पर उचित रहने के लिए कहीं ऐसे घरों की व्यवस्था हो। मंत्री के पास इतना पैसा होता है कि 1 साल में इतने जितने परिवार हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था ये लोग कर सकते हैं। रही है तो GCP लगा रखे हैं, जैसे वो खुल जाएगी इन लोगों की व्यवस्था की जाएगी। कितना दिन लग जाएगा सर, मतलब कोई एक निर्धारित? ये तो जब तक रोड नहीं खुल पाएगी तो तब तक बोलना संभव नहीं है। रोड खुलते ही वैसे ही मैंने